हेलो स्टूडेंट, मैं रीता जैन, गवर्नमेंट जीएसजी पीजी कॉलेज बालोद से गेस्ट लेक्चरर। और आज का मेरा जो लेक्चर है वो एमकॉम 4 सेमेस्टर का लेक्चर है, जिसमें मेरा टॉपिक है इंटरनेशनल मार्केटिंग के अंतर्गत संभार निर्णय तंत्र क्या होता है, इसके क्या उद्देश्य है, ये कैसे उपयोगी है। तो सबसे पहले जानते हैं कि संभार निर्णय तंत्र जो होता है वो क्या होता है। तो देखिए, संभार निर्णय तंत्र को समझने से पहले मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। जैसे आप कल्पना करिए कि आप जो है भारत में के रहने वाले हैं और आपको जो है अपना माल जो है दूसरे देश में, जैसे मान लो की बात, ईरान में अपनी वस्तु जो है पहुंचाना है। तो उसके लिए जैसे पहले आपको अपना माल कहाँ पहुंचाना पड़ेगा। जैसे आप किसी ट्रक के माध्यम से अपना माल क्या करेंगे, किसी बंदरगाह पर भेजेंगे। अब वो बंदरगाह से जो माल है वो जो है पानी के जहाज के माध्यम से माल आपका कहाँ पहुंचेगा, उस ईरान के उस देश में पहुंचेगा। वहां के बंदरगाह में माल उतारने के बाद गोदाम में रखा जाएगा। फिर उस गोदाम से जिस व्यक्ति को आपको माल क्या करना है, पहुंचाना है, वहां पर फिर वो ट्रक के माध्यम से वो माल जो है उसके जो भंडार गृह है, जो उसका जो गोदाम है, वहां पर क्या होगा, माल पहुंचेगा। तो ये सारी जो प्रक्रिया है, इस सारी चीजों के बारे में जो निर्णय लिया जाता है वही कहलाता है संभार तंत्र निर्णय, जिसको बोलते हैं लॉजिस्टिक डिसीजन। तो संभार तंत्र निर्णय का मीनिंग यही है कि सही व्यक्ति को सही समय पर जो माल है, सही माल क्या करना, उनके आदेश के अनुसार क्या करना, पहुंचाना, वो कहलाता है संभार निर्णय तंत्र। अब संभार निर्णय तंत्र है, उसी को ही जो है इंटरनेशनल जो है भौतिक वितरण, अंतरराष्ट्रीय भौतिक वितरण भी कहते हैं। तो आइए जानते हैं ये जो संभार निर्णय तंत्र होता है उसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है। तो अंतरराष्ट्रीय संभार निर्णय तंत्र है, ये एक ऐसी पद्धति है जो ऐसी रूपरेखा बनाना है, प्रबंध करना है, जिसके माध्यम से जो है अंतरराष्ट्रीय कॉर्पोरेशन के अंतर्गत क्या किया जा सके, सामग्री को पहुंचाया जा सके। उनके बीच में इस प्रकार का प्रवाह किया जाता है जिसके अंतर्गत वो ये सारी क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। मतलब सरल शब्दों में अब मैं आपको बताऊं तो इसका मतलब यही है कि माल को ग्राहक के पास सही समय पर किफायती ढंग से क्या करना, ठीक ठाक दशा में पहुंचाना। अब देखते हैं जो संभार तंत्र है, निर्णय है, प्रबंध है, उसके क्या उद्देश्य है। तो सबसे पहला उद्देश्य है उनका माल को सही स्थान, जहां पर उसका स्थान है, जहां उसका जो आयातक है उन्होंने स्थान बताया है, उस स्थान पर क्या करना, पहुंचाना। साथ ही माल को क्या करना, सही समय पर, सही स्थान पर और सही समय पर क्या करना, माल को ले जाना। फिर माल को सही हालत में, जो उसका कंडीशन रहना चाहिए वो सही रहना चाहिए, टूट फूट नहीं होना चाहिए, सही हालत पर क्या करना, पहुंचाना। और माल को क्या करना, अधिकतम किफायती ढंग से, माल को अधिकतम किफायती ढंग से ले जाना। तो इस प्रकार से जो संभार निर्णय तंत्र है उसका ये उद्देश्य है कि सही स्थान पर, सही समय पर, सही हालत में अधिकतम किफायती ढंग से माल को क्या करना, पहुंचाना। अब देखिए जो संभार तंत्र होता है उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है इंटरनेशनल मार्केटिंग के अंतर्गत। प्रोडक्ट है उसको ग्राहकों के पास जो है शीघ्रता से पहुंचा करके संभार तंत्र के जो प्रयास है उसमें क्या मिलती है, इससे हमको सहायता मिलती है। अब जो संभार तंत्र है उसमें कौन कौन सी चीजें जो है संभार तंत्र के अंतर्गत शामिल होती है, उसके घटक को देखते हैं। सबसे पहला घटक आता है इसके अंतर्गत
जो भौतिक वितरण है, दो घटक आते हैं। एक तो सामग्री का प्रबंध आता है, दूसरा आता है भौतिक वितरण। सामग्री प्रबंध मतलब मटेरियल मैनेजमेंट, और दूसरा आएगा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसको अपन जो है मेन जो अपन को डिस्क्राइब करना है वो भौतिक वितरण को क्या करना है, समझना है। वैसे अंतर्राष्ट्रीय संभार तंत्र के अंतर्गत और भी गतिविधियां आती हैं, जैसे स्टॉक का मैनेजमेंट करना, स्टोरेज, वेयर हाउस, संचार है, माल की व्यवस्था करना, उसको वितरण करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, कम्युनिकेट करना, पैकेजिंग है, ग्राहक के बाद वापस उनकी सेवा को देखना, फिर ये उनके बचे कुचे माल जो है उसका क्या करना, निपटारा करना। तो ये सारी चीजें जो किसके अंतर्गत आती है, संभार तंत्र निर्णय के अंतर्गत आती है। लेकिन अपना जो मेन उद्देश्य है पढ़ने का वो है भौतिक वितरण क्या होता है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ये जानना है। तो जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है संभार तंत्र निर्णय के अंतर्गत उसको समझते हैं। वैसे इसके दो तथ्य हैं, एक मटेरियल मैनेजमेंट करना और दूसरा है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो संभार तंत्र है उसमें सबसे पहला तंत्र आएगा परिवहन। भौतिक वितरण के अंतर्गत आएगा पहला परिवहन। परिवहन मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन। इसका मतलब जो पहला तंत्र है प्रबंध का परिवहन। भौतिक वितरण जो प्रबंध की एक जटिल समस्या हो जाती है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में माल परिवहन दूसरे देश में क्या करना है, माल को भेजा जाना है। अब परिवहन का माध्यम तो आप सब लोग जानते ही हैं, जैसे पानी का जहाज, हवाई जहाज या फिर ट्रेन है, ट्रक है, इन सारे माध्यम से क्या किया जाता है, भेजा जाता है। तो निर्यातक को सबसे पहले जो है माध्यम चुनना क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है, और उनको ऐसा माध्यम चुनना है जो क्या हो, गति और उसकी लागत और उस सुविधा की दृष्टि से क्या हो, उपयुक्त हो। मतलब वो फास्ट भी हो, कॉस्टिंग भी उसकी सही पड़ती हो और सुविधाजनक भी हो, जिसके माध्यम से आप आसानी से क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। तो ये सुनिश्चित किया जाना होता है अपने को कि माल जो है सही स्थान पर, सही समय पर, सही लागत पर क्या हो, बिना किसी क्षति के पहुंच जाए। अब परिवहन के किस माध्यम का उपयोग किया जाए, ये किस पर डिपेंड करेगा, उसकी दूरी पर, उसके भार पर, माल के और वाहन की उपलब्धता और उसकी लागत पर निर्भर करते हैं। अब अपन एक एक माध्यम को, परिवहन के माध्यम को देखते हुए चलते हैं कि कौन सा ज्यादा लाभप्रद है और कौन सा कम। तो जो परिवहन का माध्यम है, जिसमें मैंने आपको पहला बताया है हवाई यातायात। जो परिवहन का पहला माध्यम है वो है हवाई यातायात। ये सबसे जो है तेज गति वाला है माध्यम। ये तो आप सभी जानते हैं, हवाई जहाज बहुत तेज गति वाला है, लेकिन ये महंगा बहुत पड़ता है। तो इसका जो उपयोग किया जाता है वो जो है जो जेवर है, कीमती पत्थर है और कोई मूल्यवान वस्तु है, उसके लिए ये क्या होती है, अच्छी उपयुक्त होती है। और कभी कभी जो इसका प्रयोग जो है ताजे फल, सब्जियां, उसके लिए किया जाता है, क्योंकि इसको क्या करना पड़ता है, अपने को जल्दी से जल्दी जो है पहुंचाना पड़ता है, जो जल्दी खराब होने वाली वस्तु होती है। तो इससे यही लाभ होता है, ये चोरी की संभावना भी कम रहती है और इसमें जो फॉर्मेलिटीज है, डॉक्यूमेंटेशन की जो प्रक्रिया है वो भी एकदम सरल है, ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत सारी औपचारिकताएं पूरी नहीं करनी पड़ती, सरल भी है, लेकिन ये महंगा बहुत पड़ता है। और इसमें पैकेजिंग भी क्या होती है, मजबूती की आवश्यकता उतनी नहीं रहती, आसानी से माल पहुंच जाता है, लेकिन महंगा होने के कारण से जो है इसका प्रयोग बहुत कम किया जाता है। और इसमें ये भी आ जाती है, माल जो है ढोने की समस्या आ जाती है, माल को ज्यादा मात्रा में जो है नहीं ले जाया जा सकता। जो बड़े आकार के और भारी आकार के जो होते हैं उन सारी चीजों को क्या है, नहीं ले जाया जाता। जो छोटे आकार के सामान है, जिसका पैकेजिंग का आकार छोटा होता है, वैसी चीजों को हवाई जहाज के माध्यम से ले जाया जाता है। और जो है बहुत सारे देश में, जैसे मान लो धुंध है, कोहरा है और या तो कोई खराब है, मौसम खराब है, तो ऐसी दशा में जो है यातायात सेवाएं क्या हो जाती है,
ध्वस्त हो जाती है। तो जो हवाई जहाज है वो अच्छा भी है लेकिन जो महंगा भी होता है। अब देखते हैं सेकंड माध्यम परिवहन का है वो सड़क माध्यम, सड़क यातायात, रोड ट्रांसपोर्ट। तो जो सड़क यातायात है इसका मतलब ये है ट्रकों के द्वारा क्या करना, माल को पहुंचाना। तो ये भी क्या है, काफी सुविधाजनक होता है और काफी तेज होता है, फास्ट होता है। लगभग जो क्या करते हैं जो अपने पड़ोसी देश हैं, जैसे मान लो अपने को पाकिस्तान में है या बांग्लादेश, म्यांमार, वहां पर अगर माल पहुंचाना है तो अपन क्या करते हैं, सड़क के माध्यम से क्या कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं, क्योंकि ये सुविधाजनक भी होता है। एक द्वार से दूसरे द्वार तक क्या किया जा सकता है, माल पहुंचाया जा सकता है। ज्यादा एक साधन से दूसरे साधन में हस्तांतरित करने की भी इसमें आवश्यकता नहीं पड़ती। आप ट्रक में माल भरो और सीधा जहाँ उसका गंतव्य स्थान है वहाँ पर पहुँचाओ। क्योंकि जैसे पानी के जहाज से भेजना है तो कम से कम 3 से 4 बार आपको क्या करना पड़ेगा, वाहन बदलना पड़ेगा। क्योंकि स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया, पहले आप अपने गोडाउन से जो है परिवहन जो क्षेत्र है वहां ले जाएंगे, परिवहन क्षेत्र से माल जो है वहां के गोडाउन में उतरेगा, वहां के गोडाउन से फिर जो है वो जो आयातक है उसके पास जाएगा। तो इस प्रकार से 4 बार आपको क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। बट अगर आप ट्रक के माध्यम से भेज रहे हो तो आप डायरेक्ट यहाँ माल डालोगे और डायरेक्ट कहाँ पहुंचेगा, जो उसका गंतव्य स्थान है वहां पर आप ट्रक जो है अपना खाली करवा सकते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, माल को बहुत मजबूती से पैक करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि बार बार आपको बदलने की आवश्यकता नहीं है। और माल को हानि पहुंचने, क्षति पहुंचने का भी जोखिम कम रहता है और काफी फास्ट भी होता है। हवाई जहाज की तुलना में क्या है, ये बहुत सस्ता होता है। तो ये भी बहुत अच्छा माध्यम है सड़क यातायात। इसके बाद जो माध्यम है वो रेल यातायात। रेल यातायात मतलब ट्रेन के माध्यम से क्या करना, माल को पहुंचाना। इसमें भी जो है जहाँ से एक देश और दूसरे देश के बीच में जो अगर रेल लाइन बिछी हुई है तो आप इसके माध्यम से क्या कर सकते हैं, माल पहुंचा सकते हैं। ये सबसे बेस्ट इसलिए है क्योंकि जो रेल यातायात होता है उसमें अधिक मात्रा में क्या आ जाता है, माल आ जाता है। आपको बार बार भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही बार में बहुत सारा जो माल है वो आपका इसमें आ जाएगा। तो जो भारत है वो क्या करता है, अधिकतर जो है अपना जो पड़ोसी देश है, पाकिस्तान है ना, वहाँ माल अगर भेजना है, बांग्लादेश में भेजना है तो रेल के द्वारा निर्यात कर सकते हैं। सबसे बड़ा लाभ इसका यही है कि सस्ता भी है और बहुत बड़ी मात्रा में माल इसमें क्या कर सकते हैं, ढो सकते हैं। जैसे खनिज वस्तुएं हैं, उर्वरक है, उनको भेजना है तो ये अच्छा है। इसके बाद है सामुद्रिक यातायात। जब कुछ नहीं मिलता तो अपने को क्या मिलेगा, सामुद्रिक यातायात। और इंटरनेशनल मार्केटिंग के अंतर्गत समुद्री यातायात का प्रयोग बहुत अधिक किया जाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो है सबसे पुराना साधन है और प्रचलित साधन है। संसार का जो 90% जो व्यापार है इसी के माध्यम से किया जाता है। अगर अपने को दूसरे देश में व्यापार करना है तो सामुद्रिक यातायात के माध्यम से किया जाता है। तो इंटरनेशनल मार्केटिंग है, उसमें जो प्रबंधक को पानी के जहाज से माल भेजने के ढंग और उसके कार्य विधि के बारे में क्या रहना जरूरी है, पूरा नॉलेज रहना जरूरी है, तभी वो इस माध्यम का क्या है, प्रयोग कर सकते हैं। अदरवाइज उसके लिए ये काम में नहीं आएगा। क्योंकि जब अगर आप समुद्र के माध्यम से माल भेज रहे हैं तो बहुत सारी इसमें फॉर्मेलिटीज जो है वो पूरी करनी पड़ती है। आपकी जो बिल की प्रति होगी वो भी 4 से 5 कॉपी में होती है, 5 से 6 कॉपी में भी होती है, क्योंकि आपको दोनों जगह के बंदरगाह में वो देना पड़ता है। फिर बिल्टी जहाजी बिल्डी बनाना पड़ता है। ऐसे करके बहुत सारी फॉर्मेलिटी जो है समुद्री जहाज के अंतर्गत करना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा जो है डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया जो है इसमें क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। साथ ही साथ इसमें जो माल को पैकेजिंग जो किया जाता है वो भी बहुत महंगा पड़ता है, क्योंकि आपको उसको कंटेनर में लोहे के बड़े डब्बे में भरना पड़ेगा, फिर उसके अंदर छोटा डिब्बा होगा। तो इस प्रकार से बहुत सारे कंटेनर में भर के क्या करना पड़ेगा, माल को आपको पहुंचाना पड़ेगा, ताकि क्या है जब भी माल जो है पानी के जहाज पर लादा जा रहा है तो उसमें किसी प्रकार का टूट फूट क्षति नहीं होना चाहिए।
तो ये जो है निर्यातक जो है माल का कंटेनर से भरकर क्या करता है, बाहर भेजता है। और जो कंटेनर में भेजा गया माल है वो पानी है, बारिश है, चोरी चकारी से क्या रहना चाहिए, सुरक्षित रहना चाहिए। तो जो समुद्री यातायात होते हैं उसके लिए भी दो ढंग से होते हैं, एक तो चार्टर्ड शिपिंग होती है और एक लाइनर शिपिंग होती है। चार्टर्ड शिपिंग मतलब जो है एक बंदरगाह से दूसरी बंदरगाह तक क्या करना, ले जाना। तो पूरे जहाज को किराए पर ले जाया जा सकता है और चाहे तो जो है पूरे ना करके जो है जितना आपको जरूरत हो लाइनर शिपिंग वो भी कर सकते हैं। अब देखिए जो यातायात के माध्यम है उसको अगर अपने को चयन करना है तो अपने को क्या देखना पड़ेगा कि सस्ता और बेस्ट कौन सा पड़ रहा है और अपनी जो प्रोडक्ट है वो कैसे है। अगर आपकी मूल्यवान वस्तु है तो आपको तो फिर हवाई जहाज से भेजना चाहिए, ये जो है अपना ओपिनियन है। और इसके साथ ही साथ जो है लागत कितनी आई, ऐसे में लागत भी बढ़ेगी, माल की लागत बढ़ेगी, मूल्य भी बढ़ेगा, तो आपको हानि होने की संभावना रहेगी। तो जो है समुद्री यातायात किया जा सकता है और लोचशीलता भी क्या है उसमें होनी चाहिए। अब भौतिक वितरण में परिवहन के बाद दूसरा पॉइंट आता है भंडारण, वेयर हाउसिंग। तो जो वेयर हाउसिंग है ये संभार तंत्र का दूसरा तत्व है। माल को जब विदेश में पहुंचाते ही तुरंत बिक जाता है क्या, नहीं बिकता, तो उसे कुछ समय के लिए क्या करना पड़ता है, गोदाम में रखना पड़ता है। तो माल को यातायात के एक साधन से दूसरे साधन पर हस्तांतरित करने के लिए कुछ समय तक माल को गोदाम में रखना पड़ सकता है। जैसे आपने जहाज से माल को उतारा, सीधा रेल में लादना थोड़ी है, पहले उसको क्या करना पड़ेगा, विदेशी व्यापार में जो माल के कंटेनर है या बड़े बड़े पैकेज में भेजा जाता है, फिर बाद में उपभोक्ता क्या करते हैं, बेचने के लिए उसको छोटे छोटे कंटेनर में, पैकेट में क्या करते हैं, बदलते हैं। तो ये काम भी किसका होता है, वेयर हाउस का होता है। तो उसको क्या करते हैं, कई बार क्या होता है कि माल को अलग अलग हिस्सों में निर्यात करना है, तो जिससे विदेश में क्या कर सकते हैं, उसको जो मान लो जैसे कोई साइकिल है ना, तो साइकिल आप पूरा साइकिल को बना के थोड़ी ना भेजेंगे, आप टायर उसका अलग भेजेंगे, पहिया भेजेंगे, हैंडल भेजेंगे, तो ऐसे अलग अलग चीज भेजेंगे। फिर जो गोडाउन का काम होता है, भंडारण का काम होता है कि वहां पर उसको क्या करे, वो जोड़े, उसके बाद साइकिल तैयार करके क्या करे, भेजे। तो ये होता है भंडारण का काम। इसके बाद आता है स्टॉक का प्रबंधन। ये जो संभार तंत्र प्रबंधन का तीसरा तत्व है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। विदेशों में क्या है, सही मात्रा में स्टॉक रखना जरूरी है। अभी क्यों जरूरी है, क्योंकि बाजार में जो माल की मांग जो है अगर लगातार है, तो अगर लगातार आपको आपूर्ति बनाना है तो स्टॉक का रखना क्या है, जरूरी है। और यदि विदेशों में जो है मात्रा के आधार पर माल भेजना है तो भी जरूरी है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के लिए। और कोई मांग ऐसी है जो कोई विशेष मौसम या ऋतु में रहती है, तो उसके लिए भी आपको उसका स्टॉक का पूर्ति रखना क्या है, जरूरी है। तो भंडारण का निर्णय लेते समय जो है उसकी लागत पर अपने को ध्यान रखना क्या है, जरूरी है, क्योंकि बहुत से देशों में जो है इसकी लागत बहुत अधिक आती है और भंडार गृह में क्या हो जाता है, बहुत अधिक समय तक नहीं रखा जा सकता। तो जो भंडारण का स्थान, वहाँ का किराया, वहाँ के उठाई धराई चढ़ाने के जो व्यय है और माल को धारण करने के व्यय, माल की लागत जो है, कितना पैसा वहाँ फंसा है, ये सारी चीजों का क्या करना पड़ता है, ध्यान में रखना पड़ता है। तो लागतों को देखते हुए क्या है, स्टॉक का मैनेजमेंट करना चाहिए। अगर आपके पास गोदाम की सुविधा है और अच्छे से व्यय ज्यादा नहीं आ रहा है, उठाई चढ़ाई के व्यय, तो आप आसानी से स्टोर करके रख सकते हैं माल को। बट अगर आपके पास भंडारण की सुविधा नहीं है तो आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो है वो फेल हो जाएगा। इसके बाद है माल को सही आकार में माल पैक करना। ये भी भौतिक वितरण के अंतर्गत आता है, सही आकार। संभार निर्णय तंत्र का जो ये चौथा तत्व है, जो निर्यात किए जाने वाले माल को जो है जितना मानक है उसके आधार पर क्या किया जाना चाहिए, पैक किया जाना चाहिए।
हवाई यातायात कंपनियां क्या करती है, जो मानक आकार के पैकेट में माल को ही प्राथमिकता देती है, जिसको अपन बोलते हैं पैलेट भार या सीलिंग भार बोलते हैं। जितना मानक तय किया गया है उसी के आधार पर जो है पैकेट को क्या किया जाना चाहिए, पैक किया जाना चाहिए, ताकि माल को आसानी से क्या कर सके, हवाई जहाज में लाद सके। इसके बाद है सूचना। सूचना या संप्रेषण टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये भी संभार तंत्र प्रबंधन का एक 5वां महत्वपूर्ण तत्व है, क्योंकि सूचना और संप्रेषण तकनीक में जब विकास किया है तभी जो है संभार तंत्र निर्णय जो है संभव हो पाए। तो आज का जो है कंप्यूटर के प्रयोग से जो है स्टॉक स्तर को अपन कम कर सकते हैं और ग्राहक के आदेश को क्या कर सकते हैं, तुरंत पूरा करने में बड़ी मात्रा में स्टॉक रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आसानी से उसका मैनेजमेंट करके कम मात्रा में स्टॉक रख के भी क्या कर सकते हैं, माल को यथा समय आपूर्ति कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, जो संभार निर्णय तंत्र होता है उसके 5 घटक हैं। पहला घटक है भौतिक वितरण। दूसरा घटक भौतिक वितरण के अंतर्गत है घटक पहला परिवहन, दूसरा भंडारण, तीसरा स्टॉक का प्रबंधन, चौथा सही आकार में माल पैक करना और 5वां उनको क्या करना, उसके संबंध में सूचना देना। तो ये जो इंटरनेशनल मार्केट के अंतर्गत संभार तंत्र का बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि उत्पादक को क्या करना है, उत्पाद को अपने ग्राहकों तक शीघ्र क्या करना है, पहुंचाना है, जिससे वो क्या कर सके, अपने मार्केटिंग का जो वो प्रयास कर रहा है उसमें क्या मिले, उसको सहायता मिले। अब देखते हैं कि जो संभार तंत्र है उसके द्वारा जो प्रदान की जाने वाली उपयोगिता है, माल को क्या क्या प्रकार की उपयोगिता प्रदान करता है। तो सबसे पहली उपयोगिता है रूप उपयोगिता, फॉर्म यूटिलिटी। इसका मतलब ये है संवर्धन से है। मेन रूप उपयोगिता मतलब संवर्धन से जो माल है, जो वस्तु है, उसको क्या करना है, सही रूप पर सही आकार में क्या करना है, पहुंचाया जाना है। जैसे अगर आपको तेल को भेजना है एक देश से दूसरे देश में, तो किसमें भेजेंगे आप उसको, टैंकर के माध्यम से। परंतु यदि ग्राहक के पास छोटी छोटी शीशियों में क्या करना पड़ेगा, उसको पैक करके भेजना पड़ेगा। इसकी दूसरी उपयोगिता है स्थान उपयोगिता। इसका मतलब है मूल्य संवर्धन। आपने जिस माल को ग्राहक को पहुंचाना है तो उसका आपको क्या मालूम रहना चाहिए, सही स्थान, ताकि आप उसको क्या कर सके, सही स्थान पर पहुंचा सके। अगर आपको उसके घर में स्थित दुकान में भेजना है या आपको उसके गोदाम में भेजना है, उसका पूरा एड्रेस क्या है, ये सारी चीजें क्या रहनी चाहिए, मालूम रहनी चाहिए। इसके बाद है समय उपयोगिता। तो इसका मतलब यह है कि जो उत्पाद को जिस टाइम पे आपने ग्राहक ने आपको डिमांड किया है उस सही समय पर क्या होना चाहिए, उनको उपलब्ध होना चाहिए। जैसे बिजली के बल्ब है या फिर कोई झालर है, वो कौन से टाइम पे चाहिए आपको, दिवाली के टाइम पे चाहिए। तो दिवाली के टाइम पे आपको क्या करना चाहिए, माल को उन तक पहुंचाना चाहिए। अगर उनको दिवाली के टाइम पे माल चाहिए या क्रिसमस के टाइम पे चाहिए, तो जो माल जैसा है उन्होंने जिस टाइम पे मंगाया है उस टाइम पे पहुंचाना क्या है, जरूरी है, ताकि उनको क्या रहे, सुविधा रहे। अगर आप समय के बाद पहुंचाएंगे तो उसका कोई काम आएगा क्या, नहीं आएगा। आप दिवाली के बाद थोड़ी ना उनके पास बिजली के बल्ब और वो झालर भेजेंगे, है ना, ऐसे में उनका माल नहीं बिकेगा। इसके बाद आते हैं ग्रहण उपयोगिता। इसका मतलब क्या है, मूल्य, वस्तु का जो मूल्य है जिसको क्या कर सके, ग्राहक जो है सरलता से जो है स्वीकार कर ले। अगर आप जितने की वस्तु नहीं है उसे दुगुने रुपए में बेचेंगे तो वो आपका माल जो है पसंद नहीं करेगा, उसको ग्रहण नहीं करेगा। तो माल जो है जिस मूल्य पर वो ग्रहण कर सके उसको उसी मूल्य पर क्या करना चाहिए, बेचना चाहिए। जैसे बड़ी बड़ी कारें हैं और फ्रिज है, ये मान लो आप उसको किस्तों में बेचना चाहते हैं तो ग्राहक उसको क्या करेगा, पसंद करेगा, क्योंकि इसका रेट क्या होता है, ज्यादा होता है। उसके पास अगर उतना कैश नहीं है तो आप उनको क्या कर सकते हैं, किस्तों में दे सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मार्केटिंग के अंतर्गत संभार तंत्र जो होता है एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि इससे लागत में कमी आएगी और ग्राहकों को संतुष्टि मिलेगी और प्रतिस्पर्धा का भी लाभ जो है वो कमा सकता है।
सो स्टूडेंट, आज की क्लास थी अपनी जो यूनिट 4 की, जिसमें पार्ट 5 चल रहा है। इसके पहले के पार्ट में मैंने आपको जो है वितरण माध्यम क्या होता है वो सारी चीजों का डिटेल बताया है। जो वितरण माध्यम प्रत्यक्ष होते हैं और अप्रत्यक्ष, ये दो प्रकार के वितरण माध्यम होते हैं और उसकी पूरी डिटेल मैंने, उसके गुण दोष क्या है, वो सारी चीजें जो पहले के लेक्चर में मैंने आपको बताया है। और ये वाला जो लेक्चर है वो यूनिट 4 का पार्ट 5 है, लास्ट लेक्चर है यूनिट 4 का, जिसमें टॉपिक है संभार तंत्र निर्णय लॉजिस्टिक डिसीजन। ये आपके यूनिट 4 का टॉपिक है। इसके मेन जो घटक है वो भौतिक वितरण है। उसके 5 प्रकार मैंने आपको बताए हैं। तो आई होप मेरा ये जो लेक्चर है वो आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत जाती है तो मुझे आप जो है कमेंट करेंगे, जिससे मैं आपकी उस समस्या का क्या कर सकूं, सॉल्यूशन बता सकूं। थैंक यू।